नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे यूपी की और अखिलेश यादव की। जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की हार होती है, 4 तारीख को हार होती है और 5 तारीख को अखिलेश यादव का एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में वो हनुमान जी की एक तस्वीर को साझा करते हैं और उस पर कुछ कैप्शन भी लिखते हैं, वो जो हनुमान चालीसा का। यानी कि अब देखिए कि जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की हार होती है, तुरंत अखिलेश यादव को भगवान याद आने लगते हैं। और राम याद अभी नहीं आए हैं, लेकिन राम के भक्त जरूर याद आ गए हैं। अब धीरे धीरे ही सही वो राम भी याद आएंगे उनको। और ये याद क्या उनको 2027 में नैया पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इस सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। उनसे इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो अब अचानक से पूरा शिफ्ट हो गए हैं अखिलेश यादव, और आजकल एक सोशल मीडिया पर भी कई प्रकार के तस्वीर और भी वायरल हो रहे हैं, पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का एक फरमान आया है। और वो फरमान ये है कि आप किसी भी सनातनी को कुछ नहीं बोलेंगे, आप किसी धर्म को कुछ नहीं बोलेंगे, किसी अग्री जाति को कुछ नहीं बोलेंगे, किसी पिछड़ी जाति को कुछ नहीं बोलेंगे, जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या हम लोगों ने जो इससे पहले कार्यक्रम किया था उसमें जो कहा था कि अगर उनको 2027 में जाना है और उसमें चुनाव में कुछ परफॉर्मेंस सुधारने हैं, उनको बेहतर करने हैं, तो उनको कुछ लोग जो उनके पार्टी के हैं उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और उसमें कुछ नाम हम लोगों ने लिया भी था। और उस पोस्ट पर भी जब वो हम लोगों का सोशल मीडिया पर वो यूट्यूब पर गया, तो उसके बाद उसमें कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उसमें कुछ और नाम भी आए हैं। उसमें हमारे दर्शक ये लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव को सिर्फ उन नामों पर नहीं जिन नामों पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, बल्कि और भी नाम, जिसमें कि संजय भदौरिया का भी नाम आया है, अनुराग भदौरिया का भी नाम आया है। अब अनुराग भदौरिया के बारे में भी लोग ये लिख रहे हैं कि उनको भी सैक करने की जरूरत है। जब तक उनको अगर आप इस प्रकार से नहीं हटाएंगे, और वो जिस प्रकार से बयान देते हैं मीडिया में आकर के, वो अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज इस सब पर चर्चा करेंगे। तो संजीव जी, आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से क्या शिफ्ट हो गए हैं क्या? नमस्कार प्रवीण जी, और आपको दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। एक शायरी है, उससे मैं शुरू करना चाहूंगा। बड़ी मतलबी बड़ी अजीब दुनिया है ये, वक्त बदलते ही लोगों के मुखौटे बदल जाते। 4 तारीख से पहले, ठीक है, वो मंदिर भी बनवा रहे हैं। ममता दीदी भी मंदिर बना रही थी, जगन्नाथ रिलीजियस कॉम्प्लेक्स उसको कहा। एक दुर्गा सरनी भी बना रही थी, उसका मंदिर का नाम नहीं दे रही। लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया। जैसे कोई रोज मांस खा के आ रहा हो, मछली खा के आ रहा, शाकाहारियों के बीच में, और वो 4 साल से खा के आ रहा हो, 10 साल से खा के आ रहा हो, उसके परिवार में मांसाहारी भोजन होता हो, और अचानक आके वो कह दे शाकाहारियों के बीच कि अरे मैं तो शाकाहारी हूं, पक्का वाला शाकाहारी हूं, कौन माने? बिल्कुल। मुझे लगता है कि देखिए 4 तारीख के जो नतीजे हैं वो एक जो बीएल संतोष जी ने कहा था, ये एक आइडियोलॉजिकल वार है। ये एक वैचारिक युद्ध किस बात का है देखिए। और ये मानेंगे भी लेफ्ट वाले या कांग्रेस के प्रेम में डूबे हुए लोग कि देखिए, जैसे हमारे दलित समाज के भाई बहनों में वंचना का भाव है, उनको लगता है कि उनके साथ प्रताड़ना हुई है, और हम भी मानते हैं कि प्रताड़ना हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिना प्रताड़ना के संविधान में स्वीकृति मिली, फिर आरक्षण मिला। तो उसी तरह जो सनातनी हिंदू है, उसके भी सीने में तो दर्द है कि हजारों साल से जो एक सिविलाइजेशनल स्टेट तो था भारत,
हम्म छोटे छोटे जनपदों में, महाजनपदों में बटा था, लेकिन एक सिविलाइजेशनल नेशन था। हम्म और या आप 1947 में धर्म के नाम पे पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आपने बना लिया, धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलग हो गया भाषा के नाम पर। और दोनों जगह आप देखिए, दोनों जगह पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह से अल्पसंख्यक समाज, सनातनियों का, हिंदुओं का, बौद्धों का, ईसाइयों का, सिखों का किस तरह से दमन किया गया। तो ये मैंने इसको इसलिए बताया पहले अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में कि वो समझना उससे आसान होता है कि जब भारत ने 1947 में आजादी हासिल की तो एक्नॉलेज किया अनुसूचित जाति जनजाति, और बाद में फिर जब मंडल कमीशन आया कि पिछड़े वर्गों का उत्थान हमारी जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि उनके साथ कभी भेदभाव हुआ। उसी तरह जब ईडब्ल्यूएस आया तो ये सरकार ने माना कि जो गरीब सवर्ण है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप पटेल हो, जैन हो, इनको अपलिफ्ट करने की जरूरत। लेकिन मेरा यह कहना है कि 1947 से लेकर 2026 तक के विमर्श में ये कांग्रेस या लेफ्ट के हिस्टोरियन ने या पत्रकारों ने कभी माना ही नहीं कि सनातनियों के दिल पे कितना बड़ा धक्का था पाकिस्तान का अलग होना धर्म के। और उसके बाद सारा सेकुलरिज्म का सिलेबस सनातनियों पर डाल दिया गया। जब कश्मीर में सफाया कर दिया गया, 110 नरसंहार, मतलब कश्मीर घाटी में 2, 4, 10, 500 बच गए होंगे पंडित कहीं या हिंदू, सबको खत्म कर दिया। और पूरा लेफ्ट जो ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है, पूरे लेफ्ट के इकोसिस्टम जो अब कहते हैं मानवाधिकार होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार होने चाहिए, कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक कौन था? गोधरा में जो मरा वो राम भक्त कौन था? उस समय क्यों चुप्पी थी? तो ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म, जैसे क्या केरल में अभी आप देखिए एक तस्वीर, एक वीडियो जा रही, शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह किसी एक पार्टी के आइकॉन नहीं है, भारत के करोड़ों लोगों के आइकॉन, और उनकी तस्वीर लगे। ठीक है, आईयूएमएल को प्रॉब्लम होगी सीपीएम के झंडे से, लेकिन उस झंडे में शहीद भगत सिंह की तस्वीर है और उसको जिस तरह कुचला गया, फिर कुछ रिलीजियस सनातनियों के सिंबल थे, ओम, उसको कुचला, कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया है। इसके बाद तरुण खट्टे की जिस तरह से हत्या हुई दिल्ली में, क्या ये इसको पवन खेड़ा ने क्या बोला? आप संजय जी क्या चाहते हैं कि जो साथ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी वो क्रिटिसाइज करें? क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे में कैसे आप ये सोच रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज करे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल क्रिटिसाइज करे ना करे, भारत के युवाओं के बीच क्या संदेश किया उस शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ जो बदतमीजी हुई, बेअदबी हुई, वो क्या इमेज, क्या गया, परसेप्शन क्या बना? तो कांग्रेस एक परसेप्शन वार लूज कर रही है। लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम और लिबरल्स का इकोसिस्टम एक परसेप्शन की लड़ाई हार रहा है, नैरेटिव की लड़ाई हार रहा है, क्योंकि वो हिंदुओं के दर्द को नहीं समझता या उस समझ के भी अनसुना किया रहा है।